नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी। इस चैप्टर का नाम सुन के आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें हमें पर्टिकुलरली फार्मेसी के बारे में ही पढ़ना है, पर फार्मेसी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक टाइप हो गया फार्मेसी का, वैसे ही क्लिनिकल फार्मेसी ये भी एक फार्मेसी का टाइप होता है और कम्युनिटी फार्मेसी ये अलग होती है। तो इस सब्जेक्ट में हम हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हॉस्पिटल में फार्मेसी की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, वैसे ही क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मेसी की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब इस चैप्टर में हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसी प्रेजेंट होती है वहाँ पर किस तरीके से प्रैक्टिस होती है। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स होंगे, तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में उन्हें भी देखें, साथ में जो आउट पेशेंट रहते हैं, आउट पेशेंट मतलब जो एडमिट नहीं रहते हॉस्पिटल में उनको बोलते हैं आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट भी हॉस्पिटल फार्मेसी में जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, उनको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बढ़ जाती है, उन्हें भी देखना पड़ता है और आउट पेशेंट को भी देखना पड़ता है। यहाँ पर फार्मेसी की प्रैक्टिस थोड़ी अलग होती है, तो की जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब होता क्या है। देन नेक्स्ट है स्कोप, तो हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप क्या क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। तो नेशनल सिनेरियो मतलब क्या हो गया, हमारे इंडिया का सिनेरियो, हमारे इंडिया में हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से आई, किस तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिनेरियो। इंटरनेशनल सिनेरियो मतलब जो दूसरे देश हैं वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से डेवलप हुई, कब हुई, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है हॉस्पिटल में फार्मेसी की प्रैक्टिस। मतलब जो हेड रहता है उसके नीचे फिर कौन आता है, असिस्टेंट। असिस्टेंट के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट काम करता है उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो हॉस्पिटल में आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक फार्मासिस्ट में जो एबिलिटी चाहिए होती है वो उसमें है कि नहीं है ये देखना। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पर हम एबिलिटीज देखते हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज फार्मासिस्ट में होनी चाहिए वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है वर्कलोड रिक्वायरमेंट। वर्कलोड रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पर फार्मासिस्ट का काम देखा जाता है, काम देख के एक स्टैटिस्टिक निकाला जाता है और उसके हिसाब से और किस तरीके से काम इफेक्टिवली किया जा सकता है वो यहाँ पर देखा जाता है। देन नेक्स्ट है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब ये हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे भी प्रोफेशनल्स होंगे जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए और हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट हो गया। तो फार्मासिस्ट भी यहाँ पर काम कर रहा है, नर्स भी यहाँ पर काम कर रही है और डॉक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो 3 अलग अलग प्रोफेशनल्स जो है एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, इनके बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट लोगों को दे पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में
गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, इसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। FIP बेसल स्टेटमेंट्स एंड AHSP, तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हो गए हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स में। FIP बेसल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे और AHSP के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू NAQS गाइडलाइंस एंड नाव एग्रीडिएशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद द कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रोक्यूरमेंट, हैंडलिंग, परचेसिंग ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक डिपार्टमेंट है। किसका? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक डिपार्टमेंट है विच डील्स विद द कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रोक्यूरमेंट, हैंडलिंग, परचेसिंग ऑफ ड्रग। जहाँ पर क्या होता है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी किस चीज से डील करती है? क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कंपाउंडिंग होती है। डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मतलब लोगों को मेडिसिन देना, डिस्पेंस करना, उनको सेल करना, उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन लेना, इसको हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। देन है हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब मेडिसिन को हम हैंडल करते हैं, ड्रग्स को हम हैंडल करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। देन नेक्स्ट है परचेसिंग ऑफ ड्रग। तो ड्रग को हम वेंडर से परचेस करते हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में की जाती है, जो कि एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। बहुत ही आसान और सिंपल डेफिनेशन है हॉस्पिटल फार्मेसी की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप क्या होते हैं? अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट करके काम करना चाहते हैं तो इसी में किस तरीके से काम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रिपरेशन। तो आप स्टेराइल प्रिपरेशंस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन मतलब जो पैरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं यूजुअली वो स्टेराइल किए जाते हैं, उन्हीं को स्टेराइल प्रिपरेशन बोला जाता है। तो स्टेराइल प्रिपरेशन ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया फ्री होते हैं। तो ऐसे प्रिपरेशन की आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन करना है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। ये एक स्कोप होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन वार्ड्स। आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पेशेंट तो होंगे ही, तो उनको मेडिकामेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक स्कोप होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकामेंट्स टू आउट पेशेंट। अब हॉस्पिटल है तो ये तो बात नहीं हुई कि सिर्फ पेशेंट को ही दिए जाएंगे जो एडमिट है उनको, जो बाहर से आते हैं दूसरे पेशेंट जो एडमिट नहीं होते उनको भी मेडिसिन डिस्पेंस की जाती है। तो आउट पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है उनको हम बोलते हैं आउट पेशेंट। तो ऐसे आउट पेशेंट को मेडिकामेंट डिस्पेंस करना, उनको सेल करना, ये भी एक स्कोप होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन नेक्स्ट है ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल। तो आप एज अ ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स करके भी काम कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। आपने मेडिसिन की पढ़ाई की है, आपने ड्रग की पढ़ाई की है, तो ऑफकोर्स आपको ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को दे सकते हैं एज अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स करके। देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट को काउंसिल करना मतलब पेशेंट से बातचीत करना, उनको बताना कि उनको किस तरीके से मेडिकेशंस लेनी है, किस तरीके से उनको उनका ट्रीटमेंट पूरा करना है, क्यों करना है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, ये सब कुछ पेशेंट को बताना। तो ये एक स्कोप होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन नेक्स्ट है इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में सेफ्टी प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना या फिर पार्टिसिपेटर बनना।
सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इनिशिएट कर सकते हैं सेफ्टी प्रोग्राम्स को हॉस्पिटल्स में। तो इस तरीके से ये स्कोप होते हैं अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना चाहते हैं तो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो। तो हमारे इंडिया में हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से आई, किस तरीके से डेवलप हुई, वो हम यहाँ पर देखेंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ हिंदू मेडिसिन बिगिन विद अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हिंदू मेडिसिन के रिकॉर्ड्स हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं, अथर्ववेदा और आयुर्वेदा से। जो अथर्ववेदा और आयुर्वेदा है ये बुक्स है जहाँ पर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इन ऋग्वेदा अबाउट 1000 हर्ब्स आर डिस्क्राइब फॉर ट्रीटिंग डिसीज। तो ऋग्वेदा ये एक बुक है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा हर्ब्स के नाम दिए गए हैं और वो किस तरीके से डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से डिसीज ट्रीटमेंट में काम आते हैं, वो वहाँ पर बताया गया है। सुश्रुता एंड चारका वेर द फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ हिंदू मेडिसिन। सुश्रुता एंड चारका ये जो है ये फेमस पर्सन्स है, फेमस पर्सनैलिटीज़ है जो कि फेमस प्रैक्टिशनर है हिंदू मेडिसिन के। इन्होंने बहुत सारे मेडिसिन की डिस्कवरी की है और वो किस तरीके से डिसीज कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं ये भी इन्होंने बताया है। चारक संहिता कंपोज बाय चारका स्टिल यूज इन इंडिया। चारक संहिता ये एक बुक है जो कि किसने लिखी है, चारका ने लिखी है, जो कि अभी भी आज के दिन में भी इंडिया में यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, The allopathic system of medicine was introduced in India by British in 18th century। तो 18th century में जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, तब उन्होंने जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो कि टोटली केमिकल से बनी हुई होती है। ये एलोपैथिक सिस्टम के जो मेडिसिन होते हैं वो टोटली केमिकल से बनाए हुए होते हैं, तो इनको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने। A chemist and druggist diploma course was started in Madras Medical College in year 1899। तो एक केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्स हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1899 में। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मद्रास मेडिकल कॉलेज में। A similar diploma course was started in Medical College in विशाखापट्टनम in 1937। तो 1937 में सेम कोर्स विशाखापट्टनम में मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किया गया। टिल 1970s वेरी फ्यू फार्मेसी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स वेयर एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में बहुत ही कम ऐसे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स फार्मेसी के एम्प्लॉय थे हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में काम करते थे। बहुत कम अमाउंट में फार्मासिस्ट जो है हमारे इंडिया का हॉस्पिटल में काम करते थे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन वाज फॉर्म इन 1963। तो ये जो इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन है ये 1963 में फॉर्म की गई। नलिनी शंकर गायतोंडे वॉज अपॉइंटेड एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन 1948। तो 1948 में नलिनी शंकर गायतोंडे ये फर्स्ट वुमन थी जो एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करके अपॉइंट की गई। With introduction of modern medical system in India, European chemists and druggists started appearing in India। तो जब हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम होती है, जब इंट्रोड्यूस हुई हमारे इंडिया में, तो जो कुछ यूरोपियन केमिस्ट और ड्रगिस्ट थे वो हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। They spread their business since there were no pharmacy rules in India। तो वो यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने शॉप्स ओपन किए और ड्रग्स को सेल करने लगे। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे ड्रग के रिगार्डिंग, फार्मेसी के रिगार्डिंग। There were no restriction and controls on opening and working of drug shop। तो उस टाइम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं था कि वो ड्रग शॉप ओपन नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन होता था जो ड्रग शॉप ओपन कर देता था और मेडिसिन बेच देता था। जिसको नॉलेज नहीं होता वो भी पर्सन मेडिकल शॉप ओपन कर देता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। The non-qualified person doing compounding, dispensing of medicine which lead to harm to the health of the people। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब ये ऐसी प्रैक्टिस होने लगी हमारे इंडिया में, तब
नॉन क्वालिफाइड पर्सन भी जो है वो कंपाउंडिंग करने लगे, मेडिसिन को बनाने लगे और वही लोगों को बेचने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोगों की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनकी हेल्थ को हार्म होने लगा। टू रिजॉल्व दिस इशू ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1930। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अनक्वालिफाइड पर्सन जो मेडिकल शॉप ओपन कर रहे थे, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 1930 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्रग एक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद ड्रग एक्ट जो है हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया, तब फार्मेसी प्रोफेशन पे रूल्स लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो इस तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी, ये फार्मेसी की प्रैक्टिस हमारे इंडिया में डेवलप हुई। द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिनेरियो। तो अदर कंट्रीज़ में हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से डेवलप हुई वो हम यहाँ पर देखेंगे। हिपोक्रेट्स कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मेडिसिन। तो जो हिपोक्रेट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन की डिस्कवरी की है, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन करके कंसिडर किया जाता है। द अल्केमिस्ट एंड एपोथेकेरीज आर द फोर फादर्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मासिस्ट। तो आज के जो फार्मासिस्ट हैं, उनके अल्केमिस्ट और अपोथेकेरीज ये फोर फादर माने जाते हैं। Before 17th century, the medicine, pharmacy and nursing were practiced together. Later they got separated. तो 17th century के पहले ये जो मेडिसिन की प्रैक्टिस थी, फार्मेसी की प्रैक्टिस थी और नर्सिंग की प्रैक्टिस थी, ये एक साथ किए जाते थे, एक ही पर्सन करता था, पर बाद में वो सेपरेट कर दिए गए। द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन 1852। तो ये जो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, ये 1852 में फॉर्म की गई, 1852 में इस्टेब्लिश की गई। ड्रग यूज इन अर्ली चाइना इंक्लूड इफेड्रा, कैशिया, रुबाब, काम्फूर एक्सेट्रा। तो अर्ली चाइना में मतलब पहले का जो चाइना था, वहाँ पर कुछ ड्रग यूज़ किए जाते थे, उनके हमें यहाँ पर नाम बताए गए हैं। तो कौन कौन से ड्रग हैं? इफेड्रा, कैसिया, रुबाब एंड काम्फूर। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रग है जो कि हमारे इंडिया में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये ड्रग चाइना में पहले यूज़ किए जाते थे डिसीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपोइया इन 1951। तो 1951 में WHO है, उन्होंने पहली इंटरनेशनल फार्माकोपोइया पब्लिश की। इंटरनेशनल फार्माकोपोइया मतलब ये एक ऑफिशियल बुक है जो कि मेडिसिन के बारे में बताती है, मेडिसिन किस तरीके से डिसीज कंडीशन को ट्रीट करती है उसके बारे में बताती है। तो ऐसी ये ऑफिशियल बुक WHO ने 1951 में पहली बार पब्लिश की। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल सिनेरियो है। तो इस तरीके से फार्मेसी की प्रैक्टिस अदर कंट्रीज में की जाती थी। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर ही सभी लोग काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कौन है? हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस। तो फार्मेसी सर्विस का भी एक हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे, जिसका क्वालिफिकेशन हमें दिया गया है। क्या क्वालिफिकेशन है? M.Pharm, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की। देन हेड ऑफ द फार्मेसी सर्विस के नीचे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट काम करते हैं। तो वो देखते हैं। डिस्पेंसिंग केमिस्ट। डिस्पेंसिंग केमिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो कि डिस्पेंसिंग करेगा, और उसका क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है? D.Pharm, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, मतलब ये डिस्पेंस किन किन को करेगा? इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो क्लिनिक में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जिनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? B.Pharm, मतलब ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। देन नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट मतलब ऐसे फार्मासिस्ट जो कि मेडिसिन की स्ट्रेंथ, उनकी प्योरिटी चेक करते हैं।
तो ऐसे फार्मासिस्ट को क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट बोलते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, यम फॉर्म, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। देन नेक्स्ट है मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट। जो मेडिकल स्टोर होती है वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होता है वो भी इनके अंडर काम करता है। अगर हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टोर हो तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर ही आता है। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, डी फार्म, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। तो कोई कोई हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है ड्रग्स की, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट रखे जाते हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, एम फार्म, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। देन मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट में भी दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड्स मतलब जो पैरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन होता है बी फॉर्म और एम फॉर्म, मतलब वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। देन नेक्स्ट है अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर फार्मासिस्ट रखे जाते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो गया या फिर कोई अदर शेड्यूल के ड्रग्स बनाने हैं, तो उनके लिए कुछ फार्मासिस्ट होते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, बी फॉर्म, मतलब ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू आउट पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो आउट पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करना, उनको मेडिसिन सेल करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन वार्ड्स। तो जो इन पेशेंट है, इन पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल के जो वार्ड्स होते हैं उनमें एडमिट है, तो ऐसे पेशेंट को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जितने भी परचेस के रिकॉर्ड्स है, मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड्स है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पेंसिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे मेंटेन करके रखना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है पेशेंट मॉनिटरिंग। अब फार्मासिस्ट ने किसी पेशेंट को मेडिसिन दी है, उस मेडिसिन का इफेक्ट किस तरीके से पेशेंट के ऊपर हो रहा है, इसको मॉनिटर करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग मतलब पेशेंट से बातचीत करना, उनको समझाना कि मेडिसिन क्यों लेनी है, किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ये क्यों लेनी है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब पेशेंट को बताना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ड्रग। अब किसी डिसीज कंडीशन में कोई पेशेंट है जिनको स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में उनके लिए कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसको सिलेक्ट करना। तो सिलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है। देन नेक्स्ट है ड्रग इन्फॉर्मेशन। अब फार्मासिस्ट ने मेडिसिन की पढ़ाई की है, ड्रग्स के बारे में पढ़ाई की है, तो उनको मेडिसिन के बारे में पूरा नॉलेज होगा ही, तो वो जो मेडिसिन का नॉलेज है वो दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बिल। तो फार्मासिस्ट ने अगर कोई ड्रग्स हॉस्पिटल फार्मेसी में परचेस किए हैं तो उनका कितना बिल आया परचेसिंग का, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किए तो उनका कितना बिल आया, आउट पेशेंट को डिस्पेंस किए तो उनका कितना बिल आया, वो सारे बिल की प्रिपरेशन करना, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड के हिसाब से क्वालिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहली है हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो अब आप हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। और शी शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी, इन फार्मास्यूटिक फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रहना चाहिए फार्मेसी का, और किन सब्जेक्ट्स में, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में, इन सब्जेक्ट्स में से
किसी भी एक सब्जेक्ट का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेड बनना है तो। देन नेक्स्ट है चीफ फार्मासिस्ट। तो आपको चीफ फार्मासिस्ट बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देखेंगे। ही और शी शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, मतलब आपका यम फॉर्म हुआ रहना चाहिए अगर आपको एज ए चीफ फार्मासिस्ट करके काम करना है तो। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? ही और शी शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी विथ मिनिमम 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ड्रग। आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, साथ में आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का। तो इस तरीके से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आपको एज अ मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट करके काम करना है तो। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अगर आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट करके काम करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ही और शी शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी दैट इज बी फॉर्म और हैव डिप्लोमा इन फार्मेसी दैट इज डी फॉर्म। तो आप ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा, मतलब आपका बी फॉर्म कंप्लीट रहना चाहिए या फिर डी फॉर्म कंप्लीट रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। तो आपको क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट करके काम करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ही और शी शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी दैट इज यम फॉर्म। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका एम फॉर्म कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग यूनिट। तो आपको डिस्पेंसिंग यूनिट में अगर काम करना है एज अ फार्मासिस्ट करके तो आपके पास के क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ही और शी शुड हैव डिप्लोमा इन फार्मेसी और शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? आपका डी फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बी फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन होता है अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में किसी भी फील्ड में एज अ फार्मासिस्ट करके काम करना है तो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो जॉब स्पेसिफिकेशंस मतलब क्या होती है? आप में कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। आप एज अ फार्मासिस्ट करके काम करना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए वो जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है। तो आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हो या फिर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की जॉब दी गई है तो आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैंडल करते आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर डिस्पेंसिंग कर रहे हो तो आपके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एबिलिटीज़ देखी जाती हैं किसी भी पोस्ट पर लेने से पहले, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली है टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल एबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। आपको सॉफ्टवेयर हैंडल करते आना चाहिए। फार्मेसी में यूज़ करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर आपको हैंडल करते आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एबिलिटी। देन नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी का स्टॉक मैनेजमेंट करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। तो आप एज अ रिसर्चर करके काम करना चाहते हो तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सको और रिसर्च को कंडक्ट कर सको। देन नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंडक्ट टेक्निकल प्रोग्राम्स। तो टेक्निकल प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम इन टेक्निकल प्रोग्राम्स के थ्रू। तो इनको कंडक्ट करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब बातचीत करने की एबिलिटी, दूसरों से बातचीत करने की एबिलिटी। आपको पेशेंट से बातचीत करनी पड़ती है या फिर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ती है, नर्स से बातचीत करनी पड़ती है। आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए। कोई होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करने से डरते हैं
कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, पर आप एज अ फार्मासिस्ट काम करना चाहते हो तो आपके पास कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल। तो कौन सी चीज़ किस तरीके से मैनेज की जाए, आपके पास एक मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, प्रॉपरली आप मैनेज कर सके इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है वर्कलोड रिक्वायरमेंट। वर्कलोड रिक्वायरमेंट मतलब कि फार्मासिस्ट के ऊपर कितना वर्कलोड होना चाहिए, कितना वर्क उन्हें देना चाहिए, इसके ऊपर एक स्टैटिस्टिक निकाला जाता है और उसके हिसाब से मंथ के पहले उसी तरीके से काम किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ पर हम और अच्छा कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। Pharmacist workload can be viewed in terms of work characteristic and of professional responsibilities। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फार्मासिस्ट का वर्कलोड किस तरीके से देखा जाता है, उसके वर्क कैरेक्टरिस्टिक को देख के। अब वर्क कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, जैसे कोई फार्मासिस्ट है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट करके काम कर रहा है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट करके काम कर रहा है तो वो डिस्पेंसिंग करने तो नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ही करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में उसका काम होगा कि रॉ मटेरियल को देखना, मेडिसिन की प्रिपरेशन करना, कौन सा रॉ मटेरियल उसके पास कम है उसके बारे में बताना। तो ये सारे काम होंगे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के पास। तो इस तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के अलग काम होते हैं, डिस्पेंसिंग यूनिट में जो फार्मासिस्ट रहते हैं उनके अलग काम होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके अलग काम होते हैं। तो उनकी वर्क कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएंगे कि उनके पास कौन कौन से काम दिए गए हैं एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जैसे डिस्पेंसिंग यूनिट में कोई काम कर रहा है तो उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि आउट पेशेंट को और इन पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना और स्टॉक मेंटेन करके रखना। कंट्रोल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेडिसिन की स्ट्रेंथ प्योरिटी चेक करना। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो उनके हिसाब से वर्कलोड देखा जाता है। It is a function that performed by the pharmacy staff in an assigned pharmacy area। तो ये एक फंक्शन होता है जो कि फार्मेसी स्टाफ परफॉर्म करता है। उनका एरिया होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट का मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया हो गया, डिस्पेंसिंग यूनिट में काम करने वाले फार्मासिस्ट का डिस्पेंसिंग वाला उतना एरिया हो गया। तो उनके एरिया में वो किस तरीके से उनका काम परफॉर्म करते हैं यही यहाँ पर देखा जाता है। ऑन मंथली बेसिस टोटल वर्कलोड पर सेक्शन कलेक्टेड फॉर इंक्लूड इन डिपार्टमेंटल रिपोर्ट। तो हर महीने में मंथली बेसिस पे टोटल वर्कलोड जो है वो कलेक्ट किया जाता है हर सेक्शन से। तो सेक्शन से मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्शन से उनका अलग होता है, डिस्पेंसिंग यूनिट वाले सेक्शन से उनका अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन से वर्कलोड जो है वो कलेक्ट किया जाता है और डिपार्टमेंटल रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। हेड ऑफ द फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द स्टैटिस्टिक्स एंड सेंडिंग इट टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फार्मेसी के हेड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, स्टैटिस्टिक को अप्रूव करने के लिए। जो स्टैटिस्टिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेड ऑफ द फार्मेसी। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग वर्कलोड स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिसीज बताई गई है जिसके थ्रू वर्कलोड स्टैटिस्टिक्स डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइमिंग फॉर एवरी एक्टिविटी इन फार्मेसी। तो फार्मेसी में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एक्टिविटी होती है उसकी एक स्टैंडर्ड टाइमिंग डिटरमाइन की जाती है। ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिफाइड एंड कलेक्टेड इन वर्कलोड डाटा रिपोर्टिंग शीट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, अब यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, क्वालिटी कंट्रोल का भी है, पर एज ए एग्जांपल करके आपको यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का दिया गया है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारी आइडेंटिफाई की जाती है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी एक्टिविटी होने वाली है,
इन पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना और जो आउट पेशेंट आते हैं उनको ड्रग डिस्पेंस करना और उनका रिकॉर्ड बना के रखना, स्टॉक मेंटेन करके रखना फार्मेसी का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में आती है। एंड कलेक्टेड इन वर्कलोड डाटा रिपोर्टिंग शीट। तो ये जो पूरे काम हैं ये एक वर्कलोड डाटा रिपोर्टिंग शीट बनाए जाते हैं, वहाँ पर कलेक्ट की जाती है। कलेक्टेड डाटा इज परफॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये जो कलेक्टेड डाटा है ये हर महीने के स्टार्टिंग में परफॉर्म किया जाता है और देखा जाता है कि और हम किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड टू हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। टोटल वर्कलोड इन ईच सेक्शन इज कलेक्टेड एंड इंक्लूड इन डिपार्टमेंटल रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पूरा वर्कलोड होता है, टोटल वर्कलोड होता है हर सेक्शन का, वो कलेक्ट कर दिया जाता है और डिपार्टमेंट के रिपोर्ट में उसको इंक्लूड कर दिया जाता है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। रिपोर्ट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ शिफ्ट बेस्ड ऑन कंपेरेटिव मंथली रिक्वायरमेंट। तो वो रिपोर्ट किस तरीके से यूज की जाती है? एडजस्टमेंट ऑफ शिफ्ट। तो जो पर्सन्स वहाँ पर काम करते हैं उनकी शिफ्ट एडजस्ट करने के लिए और कितने पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड है और कितने टेक्निकल स्किल वाले पर्सन हमें रिक्वायर्ड है वो सब देखा जाता है और किस तरीके से हम और इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं वो सब इस रिपोर्ट के थ्रू देखा जाता है और ये मंथली बेसिस पे रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से ये वर्कलोड रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। कोलैबोरेशन बिटवीन टू और मोर मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल्स इज टर्म एज इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आया है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में हम पेशेंट के लाइफ के बारे में देखते हैं। तो पेशेंट के लाइफ में डॉक्टर भी उतना ही ज़रूरी होता है जितनी नर्स और फार्मासिस्ट ज़रूरी होते हैं। तो ये तीनों प्रोफेशनल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं पेशेंट की केयर करने के लिए। तो अगर इन तीनों प्रोफेशनल्स में गुड रिलेशनशिप होगी, अच्छे रिलेशंस होंगे तो पेशेंट की जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए गुड रिलेशनशिप रहना बहुत ही ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स कैन कॉज मेडिकेशन एरर्स। तो अगर प्रोफेशनल्स के बीच में पुअर कम्युनिकेशन है, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए और फार्मासिस्ट हो गए, तो फार्मासिस्ट के और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उनकी ठीक से बनती नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? कोई पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, उन्होंने मेडिसिन उनको लिख के दी, फिर वो पेशेंट आया फार्मासिस्ट के पास, पर फार्मासिस्ट को समझिए कोई हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई या फिर उनको मेडिसिन का नाम नहीं समझ में आया, उनके बीच में पहले ही बनती नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन है, तो इसकी वजह से वो फार्मासिस्ट पूछने जाएगा क्या? नहीं जाएगा और अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन दे देगा, कोई भी नहीं, जो उनको लगती है वो मेडिसिन देंगे वो। तो इस तरीके से वो करेंगे तो इस तरीके से मेडिकेशन एरर हो सकता है। इसीलिए पुअर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल्स के बीच में, इसकी वजह से मेडिकेशन एरर हो सकते हैं। To get a good result, it is necessary to maintain positive relationship between various professionals. तो एक गुड रिजल्ट मिलने के लिए, एक गुड रिजल्ट पाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि प्रोफेशनल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। Any complexity can be easily solved if there is good collaboration between professionals. तो प्रोफेशनल्स के बीच में गुड कोलैबोरेशन हो, अच्छा कोलैबोरेशन हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इजीली सॉल्व हो सकती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। तो इसकी वजह से पेशेंट के आउटकम्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। प्रोफेशनल्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और साथ में ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव करता है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।